नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। रविवार सुबह करीब 9:10 नागपुर से बैतूल की ओर जा रही 12807 समता एक्सप्रेस के जनरल कोच डिब्बा संख्या 217939 के नीचे से मराम झिरी और धारा खो के बीच धुआं निकलने लगा। इसे देखकर यात्रियों ने घबराकर चैन पुलिंग कर दी, जिससे ट्रेन रुक गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। प्राथमिक सुधार के बाद ट्रेन का लगभग 30 मिनट बाद लगभग 9:45 रवाना किया गया। रेलवे स्टाफ ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि यह आग नहीं थी, बल्कि अत्यधिक ठंड के कारण ब्रेक पैड से धुआं निकल रहा था। हाँ नहीं सर, मैं नहीं घुसा हूँ। अरे इधर ढूंढ रहा था यहाँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी हालिया विदेश यात्रा के अनुभव साझा करते हुए निवेश और विकास योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि लंदन और जर्मनी के 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल कॉन्क्लेव और फरवरी में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होगी। सीएम ने कहा कि डेयरी, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की तैयारियां हैं। पोलैंड के साथ डेयरी उत्पादन और समझौता भी हुआ है और अचारपुरा में नई इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। इस यात्रा ने न केवल निवेशकों को जोड़ा, बल्कि शिक्षा और विकास के नए आयाम भी खोले गए। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष सुमित जी, आशीष जी और आप सब। वैसे तो आजकल इस ज़माने में कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, पहले तो मैं आप सबका आभार मान लेता हूं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ये जो 6 दिन की यात्रा रही है, इस यात्रा की शुरू से प्रेस मीडिया के माध्यम से अच्छी कवरेज हुई है। अच्छे प्रकार से इस बात का नीचे तक इसका जो असर आना चाहिए था, मैं आप सबकी उपस्थिति से महसूस कर रहा हूँ। यद्यपि मैं यहाँ नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से एक एक चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया, नीचे उतारने का प्रयास किया, और मैं इसको इस नाते से और ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में देश ने 2014 के बाद दुनिया में अपनी जो एक बड़ी पहचान बनाई, और उस बड़ी पहचान का ही परिणाम है कि पूरे दुनिया के हर देश के अंदर भारत के किसी राज्य से भी कोई राज्य का मुखिया जाए, कोई हमारा दल जाए, कोई मिनिस्टर जाए, तो स्वतः ही उनके सबके प्रति एक विश्वास का भाव बनता है। पारदर्शिता के आधार पर सुशासन की जो परंपराएं उन्होंने चालू की, उसका अपने आप में इम्प्रेशन होता है। और मैं आपको एक सुखद संयोग की तरफ और ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। ये दोनों देश, इंग्लैंड और जर्मनी, इन सब का माननीय मोदी जी से संबंध कैसे जुड़ रहा है और हमको कैसे इसका आनंद आ रहा है, आप कभी गौर करोगे तो दिखाई देगा। एक देश इंग्लैंड, जिसको हम पीछे छोड़ करके 5वें नंबर पे आए और वो 6ठे नंबर पे गया, ये इंग्लैंड है जिनने अपने इस बदलते दौर में भारत से अपनी वैश्विक स्थिति में आर्थिक। राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य
में बढ़ोतरी के लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार का आभार व्यक्त किया है। पार्टी ने 6 दिसंबर से 23 दिसंबर तक समता और समरसता पखवाड़ा आयोजित करने की घोषणा की है। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कार्यक्रम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस से शुरू होकर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती तक चलेगा। इस दौरान सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्या मुद्दा है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल की इधर लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में हम लोगों ने एनडीए सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य प्रारंभ किए गए हैं, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने के लिए जो केंद्र सरकार ने पहल किया है और प्रदेश सरकार ने जो विकास के मानक तय किया है, जो यहाँ स्टेट हाईवे बन रहा है और गाँव को जोड़ने के लिए किसानों के उपज का जो लाभकारी मूल्य मिले और प्रधानमंत्री ने जो एमएसपी का पर जो है किसानों के अन्न उत्पादन का जो मूल्य बढ़ाया है, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है, उन्हें बधाई दिया है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है और जब किसानों के लिए कोई सरकार कदम उठाती है तो लोकदल निश्चित रूप से आभार प्रकट करता है, उसकी प्रशंसा करता है। तो इसके लिए कल कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। एक राष्ट्रीय लोकदल की बहुत पुरानी मांग थी कि देश के किसानों की मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिलना चाहिए। लंबे समय से ये मांग अटकी हुई थी, अधूरी थी। इस मांग को भारत रत्न देकर के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के मांगों को पूरा किया है। ये चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना केवल चौधरी चरण सिंह का सम्मान नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के 80% किसानों का सम्मान है, जिनके लिए चौधरी चरण सिंह ने तिल तिल जिया और पूरा जीवन समर्पित किया। उनके तरफ से हम सभी लोगों ने कल प्रदेश कार्य समिति में एक धन्यवाद और प्रस्ताव पास किया है केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को। तीसरा एक काम कल कार्य समिति ने ये किया कि हम एनडीए के पार्ट हैं और 2027 का चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम को पॉजिटिव लाने में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने जी जान कर मेहनत किया, हर विधानसभा में मेहनत किया। मैं खुद सभी 9 उपचुनाव क्षेत्रों में पहले गया कि प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के समर्थन में प्रदेश की जनता है, उन पर पूरा भरोसा है और प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई दी गई है। इस कार्य समिति की बैठक में हम लोगों ने अपने पार्टी के संगठन को विस्तार देने के लिए फैसले किए। कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उसमें एक तो है कि सभी जिलों के प्रभारी तय कर दिए गए हैं। वो सूची 2-3 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। 31 दिसंबर तक हम सारे प्रकोष्ठों की कमेटियों का गठन करने जा रहे हैं, उसका कंप्लीट गठन हो जाए और 31 मार्च तक हर विधानसभा में, हर महानगर में, हर जिले का सम्मेलन करने जा रहे हैं। जिला पंचायत क्षेत्रों के अभी निकट चुनाव आने वाले हैं। हम अपनी पार्टी को नए सिरे से हर पंचायत क्षेत्र में अभी से संयोजक तय करके और पंचायत लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कल हमारी कार्य समिति की बैठक में ये फैसला किया गया है। हम 1 जून 2025 तक जो है ट्रेनिंग कैंप लगा करके पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे और इसके लिए व्यापक स्तर पर हमारी तैयारी प्रारंभ हुई है।
कल की कार्य समिति ने एक और घोषणा, हमारे प्रदेश के महामंत्री थे पहले अम्बुज पटेल जी, उनको अब प्रोफेशनल मंच का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें बुद्धिजीवी और अधिवक्ता और डॉक्टर्स सबको मिला करके जो हम लोगों ने प्रोफेशनल मंच बनाया है उसके अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। ये मेरे तरफ से आज प्रेस को बताने के लिए था। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संभल में हुए हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सर्वे टीम माननीय अदालत के आदेश पर सर्वे करने गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने हिंसक विरोध किया। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोके जाने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि डेलीगेशन को अनुमति न देना तानाशाही नहीं है। वर्तमान में प्राथमिकता शांति बहाल करना, लोगों की रोजी रोटी सुनिश्चित करना और ज़रूरतमंदों के लिए चूल्हा जलाने का इंतज़ाम करना है। में हिंसा का एक पूरा दौर चल रहा है और किस तरीके देखते हैं आप? मैं उसे यूँ देखता हूँ कि माननीय अदालत के आदेश पर एक सर्वे टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने गई, जिस पर कुछ लोगों ने विरोध किया और हिंसात्मक विरोध किया। पुलिस पर भी फायर वायर हुए। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने गोली चलाई, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो सर्वे टीम गई थी वो कोर्ट के कहने पे गई थी। माननीय अदालत के आदेशों का अनुपालन कराना राज्य का कर्तव्य होता है। लोगों से अपील यही है कि इसमें नुकसान होता है, मुकदमे कायम होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन ख़राब होता है। कई बच्चे जो फौज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भर्ती होना चाहते हैं, इस प्रकार चार्जशीटेड हो जाएंगे। दूसरी बात, आजकल वीडियोग्राफी के द्वारा एविडेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें सज़ा देनी पड़ती है। सर, शांति की अपील कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी कह रही है कि तानाशाही करी जा रही है। मतलब आज उनका डेलीगेशन जाना था, उसको रोक दिया गया, तो वो कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं, डेलीगेशन को इमरजेंसी लगा रहे हैं। नहीं, डेलीगेशन को जाने की अनुमति देना ना देना तानाशाही नहीं कहलाती है। अभी हमें वहाँ शांति बहाल करना चाहिए, लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहिए, लोगों का चूल्हा जल सके वो इंतजाम करना चाहिए। जो लोग जाएंगे उनके फॉलोअर्स आएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है और उससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। तो मैं तो अपील करना चाहूँगा कि ऐसे में स्वयं नहीं जाना चाहिए। मैं आज संभल वाला रास्ता नहीं ले रहा हूँ आगरा के लिए। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मुरादाबाद, चंदौसी, संभल होते हुए हम नरौरा पहुँचते हुए आगरा जा सकते हैं। चूँकि मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ, मुझे वहाँ से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए क्योंकि लोग आएंगे, स्वागत करेंगे, नारे लगाएंगे, तो मैं बाया दिल्ली आगरा जा रहा हूँ। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से देखते हैं? वहाँ पे इस्कॉन जो हिंदू हैं उनको चुन चुन करके, मैं यही कहना चाहता हूँ कि संभल के प्रति जिन लोगों की इतनी संवेदनशीलता है, वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने पर भी आंसू बहाएं अथवा एक बयान दें। श्रीमती सोनिया गांधी कोई बयान देंगी तो दुनिया में वो बयान छपेगा। तो जितना संभल के प्रति जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं, उतना बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के लिए। लखनऊ के लोटस वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ है, जिसकी थीम अतुल्य भारत थी। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अर्जुन देव भारती, स्कूल की संस्थापक श्रीमती N.K. मोहन, चेयरमैन डॉक्टर ऋषि मोहन और प्रिंसिपल श्रीमती ज्योति मोहन द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई है। मुख्य अतिथि अर्जुन देव भारती ने स्कूल प्रबंधन की सराहना करते हुए ऐसे कार्यक्रमों को शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण बताया। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, और मेरी शुभकामनाएं लोटस वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के लिए भी कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की संस्कृति के विविध आयामों का प्रदर्शन किया है। और यही वो दौर है बच्चों की मेमोरी का, जिसमें वो चीज़ों को सीखते हैं और वो जो प्रिंट हो जाती है वो आजीवन बनी रहती है। इस काम को यहाँ का प्रबंधन बखूबी कर रहा है। उसमें शिक्षा के साथ साथ उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए भी आप शिक्षा दे रहे हैं उनको। तो संस्कृति और शिक्षा का समन्वय और उसके साथ साथ संस्कार का समन्वय, ये बड़ी बात है। ये काम लोटस वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कर रहा है।
मेरी शुभकामनाएं, इस काम को आप और सफलता के साथ और अच्छे से और बड़ी मेहनत से संपन्न करें तो देश में एक देश के लिए, देश में समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। देखिए, ये जिस तरह का माहौल है, हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी भी प्रकार का, हम शिक्षा के मंदिर में होते हैं। हमारे लिए हमारा सब बच्चे एक ही होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आए। शिक्षक के लिए सब बराबर है। हम शिक्षक हैं, हमारे सब बच्चे बराबर हैं। हम हर बच्चे को हर धर्म को आदर करना सिखाते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं। कुछ लोगों की वजह से वातावरण जो खराब होता है उसको सबके साथ नहीं जोड़ देना चाहिए। बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको सब पता है कि सब धर्मों का हमें सम्मान करना है और उनको पहली कक्षा से सिखाया जाता है। किसी के बोल देने से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इतना हम लोगों को यकीन है। आज के जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और वो सब धर्मों को एक साथ लेके आगे चलेंगे। हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में आने वाला है भविष्य में। हर बच्चा बहुत अच्छा है। एनुअल फंक्शन की थीम क्या थी और क्यों? एनुअल फंक्शन की थीम हम लोगों की सब तरंग है, जिसमें इनक्रेडिबल इंडिया को हमने इस बार फोकस किया है, जिसमें प्रत्येक राज्य की झांकी, उनके नृत्य, उनके संगीत को हमने अपने अभिभावकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और बच्चों ने ये बेखूबी किया है और बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुति कर रहे हैं हमारे बच्चे। और हमें यकीन है कि इस थीम से बच्चे सीखेंगे कि हमारा देश अनेकताओं का है, जहाँ थोड़ी दूरी पे बोली भी बदल जाती है, थोड़ी दूरी पे खाना भी बदल जाता है, थोड़ी दूरी पे हमारा जो है रहने का तरीका बदल जाता है। तो ये सब बच्चे देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों के लोग कैसे अलग अलग परिधानों में होते हैं और आने वाले दिनों में यही बच्चे भविष्य हैं जो हमारे देश को एक माला में पिरोएंगे। और ये इसीलिए हमने अपनी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जो टूरिज़्म का जो एक बहुत बड़ा थीम है इनक्रेडिबल इंडिया, उसको हमने सेंटर में रख के छोटा सा योगदान इस वार्षिकोत्सव के रूप में करने की कोशिश करी है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चुनाव प्रक्रिया को तेज करते हुए लखनऊ के मानस मंदिर में संगठन पर्व चुनाव कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में राज्यसभा सांसद नवीन जैन, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और भाजपा नेता नीरज सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद नवीन जैन ने कहा कि भाजपा में संगठन चुनाव के लिए व्यापक प्रक्रिया अपनाई जाती है जो इसे अन्य दलों से अलग बनाती है। उन्होंने बताया कि पहले बूथ अध्यक्षों का चुनाव पूरा हो चुका है और अब 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का चुनाव होगा। भाजपा की विशेषता ये है कि यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक 6 वर्ष के बाद संगठन पर्व के माध्यम से नए संगठन की रचना होती है और लखनऊ महानगर में पहला जो चरण था संगठन पर्व का लगभग वो पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण में मंडल का चुनाव होना है और मंडल के चुनाव की प्रक्रिया आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं और 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर से पूर्व ये मंडल के सभी समितियों का गठन महानगर लखनऊ महानगर में कर लिया जाएगा। उसके बाद जिला जो प्रक्रिया है उसके बाद जिला की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश का ऐसा संगठन है जहां पर चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से संगठन की रचना की जाती है। किसी अन्य दल में कोई भी चुनाव की प्रक्रिया नहीं की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और ऐसे लोकतांत्रिक दल में जुड़कर काम कर रहे हैं जहां पर वार्ड स्तर का भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। छोटा कार्यकर्ता काम करते करते देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये केवल अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है और चुनावी पर्व एक त्यौहार के रूप में हम इसे बनाते हैं और जिसमें बूथ इकाई से लेकर वार्ड अध्यक्ष और मंडल इकाई और महानगर इकाई के सभी कार्यकर्ताओं का चयन मिलजुल कर सर्वसम्मति से करने का एक प्रयास हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन करते हैं और कार्यकर्ता भी करते हैं। इस बार जो मंडल अध्यक्ष
कि जो कार्यकर्ताओं की जो आयु है, एक मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है, जो निरंतर मंडल अध्यक्ष वार्ड से लेकर और महानगर तक के कड़ी के रूप में काम करते हैं, तो उनकी एक आयु सीमा निश्चित की गई है। 45 वर्ष से कम की आयु के जो कार्यकर्ता होंगे वही मंडल अध्यक्ष बन पाएंगे। एक इसलिए है कि भागादौड़ी ज़्यादा होने के कारण से एक युवा अवस्था के जो कार्यकर्ता होते हैं ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं और पारिवारिक समस्या भी, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इस उम्र में कम आती हैं, इसलिए ये आयु एक निश्चित की गई है। और मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता इस स्तर पर जब आएंगे तो उन्हें आगे जाने की भी संभावना निरंतर बनी रहती है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा जातियों से जाति को लड़ाने का काम किया है। मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने के काम में वो पीछे नहीं हटते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर मुसलमानों की सबसे बड़ी कोई हितैषी पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है और उन्हें अन्य दलों से, अन्य समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है। केवल बहकाने का काम, लोगों को लड़ाने का काम और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अखिलेश यादव करते हैं। जो संभल में जो उन्होंने किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इसमें उनके लोगों का हाथ है, उनके सांसद का हाथ है। अगर ये संयम बरतते होते तो कई हमारे पुलिस के जवानों को जिस प्रकार से हमला हुआ वो बचे। और मैं बधाई दूंगा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उनकी द्वारा बहुत ही वहाँ की पुलिस के द्वारा बहुत समझदारी से काम किया, जो एक बड़ी घटना होने वाली थी उसको बचा लिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठन पर्व चुनाव कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में भाजपा नेता, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और भाजपा नेता नील सिंह शामिल हुए हैं। इस बैठक में चुनाव संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, इस बैठक में क्षेत्राधिकारी, नगर पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे और संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में जनता की समस्याएं सुनने के बाद सामूहिक विवाह समारोह में भाग लिया। उन्होंने 1209 नवनिवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 7 वर्षों में राज्य की सामूहिक विवाह योजना के तहत 3,84,000 से अधिक जोड़ों ने दहेज प्रथा को नकारते हुए विवाह किया है। उन्होंने युवकों की सराहना करते हुए कहा कि वे समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अवसर पर सीएम योगी ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की। विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो, इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 9 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख 9 दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे। अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस
पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत सारी कन्याएं 1200 को पहले चरण में सेलेक्ट करके आज उनके वैवाहिक बंधन के साथ वे सब जुड़ रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनके परिवार को भी अभिनंदन करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। दूसरा, ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के हर जनपद में चलाए जा रहे हैं जिससे गरीब बेटी दहेज के प्रथा के खिलाफ जो आवाज नहीं उठा रही है, उठा सकती, उसको हम किसी भी प्रकार से दहेज रूपी भेड़ियों से बचा सके और उसके लिए सरकार स्वयं अभिभावक बनकर के परिवार का संबल बन सके। सरकार ने ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। निराश्रित महिलाओं को और वृद्धजनों को शौचालय उपलब्ध करवाने का रहा हो, या जिन घरों में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे उन लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, या जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास देने का कार्यक्रम, जो लोग बीमारी का उपचार कराने की बजाय भटकते थे उनके लिए 5 लाख रुपए का उपचार का आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो यह भी आदेश हो गया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, मत और मजहब का बंधन नहीं, आय का बंधन नहीं। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।